हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला ग्रुप में डिस्कस करी हूँ एंड दैट इज मोनेरा. मोनेरा इज ऑल अबाउट दिस बैक्टीरिया, राइट. पहले मैं इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको रफली बता दूँ एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट. किसी भी बैक्टीरिया में वैसे तो शेप्स अलग अलग होते हैं. फिलहाल जो बैक्टीरिया है वो आपको कैप्सूल शेप दिख रहा है, इसलिए वहां पे एक लेबलिंग आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, राइट. कैप्सूल के बाद कैप्सूल के अंदर आपको जो मिलेगा दैट वुड बी सेल वॉल. ये उसका सेल वॉल है. तो आउटर बाउंड्री उन्होंने क्या बनाई है, कैप्सूल की. इनर बाउंड्री उन्होंने किसकी बनाई है, सेल वॉल की. और उसके अंदर जो उन्होंने बाउंड्री बनाई है वो किसकी बनाई है, सेल मेम्ब्रेन की. कुछ बैक्टीरियाज में ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है जो कि सेल वॉल के बाहर होता है. तो सेल वॉल के बाहर आइदर इट विल बी आइदर इट वुड बी कैप्सूल और इट वुड बी ग्लाइकोकैलिक्स, राइट. तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये 3 ऑर्डर हैं, राइट. फिर इनके ऊपर सेल वॉल से निकलने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिलामेंटस है, इन्हें हम पाइलस बोलते हैं. और इसके अलावा दे में हैव सीलिया, जो कि अंदर मेम्ब्रेन से बाहर निकल कर आया है. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्हें मूवमेंट में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैजेला. इनके पास सीलिया, पाइलाई या पाइलस प्लस फ्लैजेला तीनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट. अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन में कन्फाइंड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है. न्यूक्लियोइड का मतलब है वो हिस्सा जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. क्रोमोसोम इनमें 1 ही होता है. डीएनए सर्कुलर होता है और क्लोज्ड होता है, ठीक है. डीएनए इज सर्कुलर एंड क्लोज्ड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट. दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एनी बैक्टीरिया. लेट अस टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल. मोनेरा में सारे प्योरली प्रोकैरियोट्स हैं जो कि टिपिकली यूकैरियोट है. लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें माइसीलिया प्रेजेंट होता है. माइसीलिया इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ फंगस, राइट. जब आप बहुत सारे हाइफी का बंडल बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं और उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम. लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके पास माइसीलियम प्रेजेंट है. इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रहेगा. मतलब ये ऐसा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रहेगा. और जिस हिस्से में ये प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इनके ऊपर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसे आप न्यूक्लियस कह दें, राइट. इसके अलावा इनके पास जो राइबोसोम्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर एब्सेंट है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपैरेटस, है ना, ये एब्सेंट है. गोल्जी अपैरेटस इज नॉट डबल लेयर्ड, लेकिन गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, एवरीथिंग इज एब्सेंट. राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और वो भी कैसे होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के, 70S टाइप, राइट. इसके अलावा इनके अंदर सेल डिवीजन में काम में आने वाले जो सेंट्रियोल्स हैं, राइट. सेंट्रियोल्स जो कि पेयर में होते हैं तो जिन्हें हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, वो भी इनके अंदर लैकिंग है, मिसिंग है. और सेंट्रोजोम के मिस होने से बेटा यहाँ पे इनके अंदर आगे चल के माइटोटिक स्पिंडल नहीं बन पाता, स्पिंडल रेज नहीं बन पाती, राइट. माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस इनके अंदर फॉर्म नहीं होता. दैट यू नीड टू रिमेंबर. सैप वैक्यूल इनके अंदर नहीं होता, उसकी बजाय इनके अंदर गैस वैक्यूल होता है. देखो सैप वैक्यूल क्यों नहीं होता बेटा, एक ही सेल है ना, तो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वही उसकी टर्जिडिटी वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखता है. लेकिन इनको बायोन्सी देने के लिए, इनको हल्का बनाने के लिए दे हैव गैस वैक्यूल्स. सो दे विल हैव गैस वैक्यूल. सब में हो ज़रूरी नहीं है. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अब्जॉर्प्टिव, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये बाहर रिलीज करते हैं. दे विल रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस आउटसाइड. उसके बाद वो क्या करेंगे, उससे वो जो भी सिक्रीशन बनेगा उस सिक्रीशन को वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे. तो डाइजेस्टिव जूस को बाहर रिलीज करेंगे और
डाइजेशन भी जो है वो बाहर ही होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करेंगे। और इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा हुआ, अब्जॉर्प्टिव टाइप। मतलब ये जो खाना बाहर इन्होंने रिलीज, सॉरी जो डाइजेस्टिव जूसेस इन्होंने बाहर रिलीज किए हैं, उसके बाद जो डाइजेस्ट हो गया है सब्सटेंस, उसे ये क्या करेंगे, डायरेक्टली अब्जॉर्ब करेंगे। सेम ऐसा ही अब्जॉर्प्टिव मेथड होता है हमारे फंगस के पास भी, right? So they have absorptive method of nutrition, sorry, not reproduction, nutrition. इनका जो कुछ कैटेगरी जो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक से मेरा मतलब है जब ये सनलाइट को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी फोटोसिंथेसिस, राइट? तो इनमें से कुछ का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोफाइटिक है, मतलब होलोफाइटिक है, मतलब जो प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा फ्यू ऑफ देम दे अब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द हेल्प ऑफ मेटालिक आयंस, जैसे आयरन है, ठीक है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, मीथेन है। ऐसे केमिकल्स की मदद से जब ये अपना फूड खुद निकाल पाते हैं, खुद फूड डिराइव करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। सो आइदर दे कुड बी होलोफाइटिक और दे कुड बी कीमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल्स की मदद से वो क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी प्रिपेयर करते हैं, राइट? ये ऑर्गेनिजम्स वैसे तो नॉन मोटाइल हैं बेटा, क्योंकि एक सिंगल सेल है तो इनमें मोटिलिटी की तो बात ही नहीं होती, ये दे कैन नॉट मूव। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें मोटाइल भी होते हैं, और मोटिलिटी के लिए, चलने फिरने के लिए, दे हैव फ्लैजेला, सी दे हैव फ्लैजेला, और दे मे हैव सीलिया। सीलिया ज़्यादा लोकोमोशन में मदद नहीं करता, लेकिन सीलिया एंड फ्लैजेला जो हैं ये इन्हें ओवरऑल मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट मोटाइल। एक ही सिंगल सेल है ना, तो सिंगल सेल कभी भी मूव नहीं करता। मूव करने के लिए दे हैव अपेंडेजेस। फ्लैजेला की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक ही एंड पे हो सकता है फ्लैजेला, दोनों एंड पे हो सकते हैं, सिंगल फ्लैजेला हो सकता है, बंडल में फ्लैजेलाज हो सकते हैं। सो दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये जो फ्लैजेला है अगर प्रेजेंट होगा तो इसमें एक प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन प्रोटीन। ऐसे ही अगर इनमें पाइलाई प्रेजेंट होगा, सब में पाइलाई नहीं होता, अगर पाइलाई प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन जो होगा वो होगा पाइलेन। फ्लैजेला का प्रोटीन फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेला जो है ये प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, और इस फ्लैजेला पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, और सिर्फ ये टिप से ग्रो करते हैं, लंबे होते हैं। ये फ्लैजेला जब मूवमेंट शो करेंगे ना, तो ये ऐसा वीप लाइक मूवमेंट शो करेंगे, मतलब वेव लाइक मूवमेंट। तो जैसे किसी धागे को आप किसी एंड से पकड़ लें और एक एंड पे उसको बांध दें, और जब उसे मूव करें तो वो कैसा मूवमेंट शो करेगा, बिल्कुल सेम मूवमेंट होगा फ्लैजेला का मूवमेंट यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। जिन यू बैक्टीरियाज को हम सबसे पहले, मतलब जो यू बैक्टीरिया अब हम क्लासिफाई करके एक अलग ग्रुप में लाए हैं, लेकिन जिन्हें हम बहुत पहले स्टडी कर चुके थे। लिवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन था इसमें, और उन्होंने ही सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व किया था 1675 में। तब उन्होंने इसका नाम रखा था एनिमलक्यूल। दिस इज सी, एनिमलक्यूल, राइट? और उसके बाद कोहेन और हेरनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया था। शुरू में हमने इन्हें बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। शुरू में लिवेनहॉक ने जब इन्हें ऑब्जर्व किया था तो उन्हें एनिमलिक्यूल नाम दिया था, राइट? सो दिस वाज द नेम गिवन टू देम। उसके बाद लुइस पास्चर का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने जर्म थ्योरी प्रपोज की थी। इन्होंने बैक्टीरियाज को बैक्टीरिया ना बोलते हुए जर्म कहा था, है ना? और इनकी थ्योरी का भी नाम इसलिए पड़ा था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इन्होंने बैक्टीरियाज को एसोसिएट किया था विद द डिसीज, राइट? और इसी के बाद क्योंकि इन्हें ये समझ में आया था कि जो बैक्टीरियाज हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो इसके बाद इन्होंने जो है पास्चुराइजेशन टेक्निक निकाली थी। पास्चुराइजेशन आपको पता है, मिल्क को स्टेरलाइज करने की जो टेक्निक होती है। सो दैट वाज डिवाइज्ड बाय हिम। सो लुइस पास्चर के बाद जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था दैट वाज ऑफ रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ मेजर 4 पॉस्टुलेट्स प्रपोज किए थे, जिनके हिसाब से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो हेल्दी है तो उसके अंदर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी पर्सन को बीमारी हो रही है तो उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम निकाला जाए तो उसमें हमें वो माइक्रोब मिलेगा जो कि डिसीज कॉजिंग है,
राइट। तो ये कॉच के पॉस्टुलेट थे जो कि एप्लीकेबल सिर्फ ऑब्लिगेट पैरासाइट पे नहीं थे, इवन कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज पे भी हम इसे एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। रॉबर्ट कॉच को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने प्योर कल्चर्स ऑब्टेन किए थे बैक्टीरिया के। इसके अलावा एंथ्रैक्स, टीबी एंड कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरियाज को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था, और फॉर दिस कंट्रीब्यूशन ओनली ही गॉट नोबेल प्राइज। कॉच पॉस्टुलेट्स जो है वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल हैं, आज भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, जिनका साइज हमारे सामने, सपोज हीमोफ्लुइस इन्फ्लुएंजा की बात करूं, वैसे हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक फिक्स डायमेंशन है, अपना एक फिक्स साइज है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करूं, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो है उसका साइज 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। रेंज इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, नाम याद रखें, डायमेंशन भूल जाएंगे तो भी चलेगा। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया है मेरे पास यूप्लोपीसियम फिशलसोनाई, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया बेगियोटिया है मिराबिलिस। ये बैक्टीरियाज के कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। दूसरा क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे भी हम करते हैं, न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं बेटा, पैरासिटिक सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं, एसोसिएशन के बेसिस पे करते हैं, देन शेप्स के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। अगर एक स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा तो इट इज कॉल्ड एज कोकाई, या इसे हम कोकस बोलते हैं, है ना। अगर दो कोकाई पेयर में प्रेजेंट हो, दो स्फेरिकल बैक्टीरिया पेयर में प्रेजेंट हो, इसे हम डिप्लोकोकस बोलते हैं। अगर रिबन शेप्ड हो तो वी कॉल इट एज स्पाइरलम। अगर चेन शेप्ड हो तो इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अगर बहुत सारे जो कोकाएं हैं वो एक बंच बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसा ग्रेप्स का बंच बनता है, तो उसे हम स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, राइट, स्टेफाइलोकोकाई। तो ये अलग अलग शेप है। और एक रह गया है मुझसे, दैट इज विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है वो विब्रियो, जैसे विब्रियो कोलेरी जो कि कॉलेरा कॉज करता है, राइट। देन वी हैव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कैप्सूल शेप्ड बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं, ये कॉमन अवेलेबल शेप है बेटा। हर जगह आपको बेसिलाई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिलेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। हम जो दही खाते हैं ना, दही में जो बैक्टीरिया है विच इज लैक्टोबैसिलस, याद आ गया, वो बेसिलस ही तो ये बेसिलाए है। बेसिलस क्यों बोला उसे, क्योंकि उसका शेप कैसा है, रॉड शेप। सो दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सो सी दिस इज द डिस्क्रिप्शन, डिप्लोकोकस निमोनी इज द एग्जांपल ऑफ कोकाई, है ना। डिप्लोकोकस मतलब दो कोकाई, दो स्फेरिकल शेप हमेशा प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोकाई शेप। बेसिलस में बेसिलस एंथेरासिस भी है और लेक्टोबैसिलस भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखने आपको अच्छे से। स्पाइरलम बैक्टीरिया वॉल्यूटेंस हैं, और ट्रेपोनीमा बैक्टीरिया है, कॉमा या विब्रियो शेप्ड इज विब्रियो कोलेरी, राइट। तो ये हमारे पास बैक्टीरियाज के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब देखिए एक क्लासिफिकेशन और बात कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिज्म के पास, अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो वो फ्लैजेला एक प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट है, एक एंड पे प्रेजेंट है, दोनों एंड पे प्रेजेंट है, बहुत सारे बंच में प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे भी हमने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया है, राइट। ये क्लासिफिकेशन कैसा है, जैसे ए ट्राइकस, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं बेटा जिनमें फ्लैजेला होता ही नहीं है। अब आप याद रखेंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर कोकाई शेप्ड है, स्फेरिकल शेप्ड है, तो उसके पास कभी भी फ्लैजेला नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में बिठा के रख लीजिए, कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया कभी भी फ्लैजेला नहीं कैरी करेगा, राइट। मेजरली आपको फ्लैजेला किस में मिलेगा, बेसिलाई में मिलेगा। मेजरली बोला है मैंने, इसका मतलब ये नहीं बाकी में नहीं मिलेगा, मेजरली आपके ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ। तो ए ट्राइकस, ए जब भी लगा दिया ना मैंने वर्ड एनारोबिक, ए ट्राइकस, ए मतलब एब्सेंस, बायोलॉजी में ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो ए ट्राइकस का मतलब क्या होगा, जहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, कोकाई शेप में प्रेजेंट नहीं होता। पेरी ट्राइकस, पेरी मतलब पेरीफेरी, इजंट इट, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, किसी भी चीज की बाउंड्री। तो अगर किसी बैक्टीरिया की बाउंड्री पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, राइट, अगर किसी बैक्टीरिया की
बाउंड्री पे प्रेजेंट है मतलब होल बॉडी पे प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल इज द कॉमन बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन सिवेज एंड फाउंड इन आवर बॉडी इज ई कोलाई, right? E. coli is the common example. Salmonella typhi is the common example, right? Then another is monotrichus. अगर किसी एक ही एंड पे बैक्टीरिया के फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल इज विब्रियो कोलेरी। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन है बेटा, जो हम अभी फिलहाल के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना भी ज़्यादा नहीं दिया है, बट स्टिल लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये हमारे पास कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ में बस बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एम्फीट्राइकस का मतलब है दोनों एंड्स पे, सपोज ये बैक्टीरिया है, इसके दोनों एंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होना। सिफेलोट्राइकस का मतलब है सिर्फ एक एंड पे बहुत सारे बंच में प्रेजेंट होना। कॉलोनी बैक्टीरियम इज द एग्जाम्पल। लोफोट्राइकस का मतलब है दोनों एंड पे बैक्टीरियाज में फ्लैजेला प्रेजेंट होना। लोफो, साल्मोनेला इज द एग्जाम्पल। सो दीज आर द बैक्टीरियाज विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेलास दे हैव, है ना। अब जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है ना, उस बैक्टीरिया के फ्लैजेला का स्पेशल स्ट्रक्चर है, हम देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड बैक्टीरिया का फ्लैजेला, दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज डिफरेंसेस। सपोज मैं किसी भी फ्लैजेला को देखूं तो उसका जो रूट पोर्शन है दैट वुड बी बेसल बॉडी। बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजेला जो है, जैसे अगर आपका फ्लैजेला रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा, इससे फ्लैजेला निकला हुआ है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ लोकेटेड है ना, इनसाइड लोकेटेड है। और इसमें आउटर पेयर एक होता है ना। इट इज सराउंडेड बाय टू पेयर ऑफ रिंग्स, एक आउटर है और आउटर के अंदर इनर है। तो सपोज दिस इज आउटर रिंग, और आउटर रिंग के अंदर एक इनर रिंग होती है, उससे ये सराउंडेड है। तो दिस इज व्हाट इज बेसल बॉडी। हुक का मतलब होता है जहां पे बेसल बॉडी फिलामेंट से कनेक्ट होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज हुक। मतलब ये फिलामेंट है, ये बेसल बॉडी है, तो इन दोनों का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हुक, राइट। ये फ्लैजेला का बीच का हिस्सा माना जाता है, मिडिल पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर का पार्ट जो है वो मूव करेगा, वीप लाइक मोशन शो करेगा। इसका कुछ भाग सेल वॉल के अंदर होता है और कुछ भाग सेल वॉल के बाहर होगा, फ्लैजेला के अंदर दिखाई देगा, मतलब ऊपर तक दिखाई देगा, फिलामेंट तक दिखाई देगा, आई मीन टू से। फिलामेंट क्या है बेटा? एक लंबा टॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। प्रोटीन का बना हुआ है, और कौन सा प्रोटीन है? फ्लैजेलिन प्रोटीन है, बात हुई है हमारी। यहाँ पे ये जो मोनोमर्स हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये 4 और 4 के ग्रुप में, 4 इधर ऐसे 2 ग्रुप्स बना के रहते हैं, एक ग्रुप में 4 होंगे। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम ऑफ एनी नॉर्मल, एनी जनरल बैक्टीरिया, राइट। अब अगर बैक्टीरियल सेल वॉल पे और दूसरे अपेंडेज की बात करूं तो दे आइदर हैव पिलाई और दे हैव फिम्ब्रे। ओके, सिंगल जो होता है, सिंगुलर फॉर्म को पाइलस बोलते हैं, और जो बहुत सारे हैं उन्हें पिलाई बोलते हैं। तो न्यूमरस हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है उन्हें बोलते हैं हम पाइलाई। और पाइलाई जो है फ्लैजेला के कंपैरिजन में छोटे साइज के होते हैं। फ्लैजेला इज डिफरेंट बेटा। फ्लैजेला इज फॉर लोकोमोशन, है ना, लंबा होता है, वीप लाइक मोशन शो करता है, मतलब वेव लाइक मूवमेंट शो करता है। और पाइलाई जो है वो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये पाइलाई किसी भी दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। सो दे हैव पाइलाई। पाइलाई 2 टाइप के हैं, वन इज लॉन्गर एंड अनदर इज शॉर्टर पाइलाई। देखिए कैसे। लॉन्गर पाइलाई जो होता है उसे एफ पाइलाई या 6 पाइलाई भी बोलते हैं। इसे फर्टिलिटी पाइलाई भी बोल सकते हैं आप। फर्टिलिटी पाइलाई, इट इज फर्टिलिटी पाइलाई, है ना, जो फर्टाइल है। ये पाइलाई सिर्फ डोनर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डोनर को पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। डोनर इज बेसिकली मेल, है ना। बैक्टीरिया में वैसे सेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में जिसके पास एफ पाइलाई प्रेजेंट है उसे हम प्लस या डोनर मानते हैं। उससे जो है प्लाज्मिड जाएगा किसमें? रेसिपिएंट में, थ्रू कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में यही पाइलाई मदद करते हैं, लॉन्गर पाइलाई। रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होंगे, और उन्हीं रेसिपिएंट बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? फीमेल बोलेंगे, राइट। ये शॉर्टर पाइलाई है। शॉर्टर पाइलाई अटैचमेंट में मदद करते हैं, फिक्स होने में मदद करते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया से अपने आप को जोड़ने में मदद करेंगे।
इन्हें हम इन्फेक्टिव पाइलाई या फिम्ब्रे भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में नहीं, स्पेसिफिकली तो ये किसी होस्ट से अटैचमेंट में मदद करेंगे, और होस्ट से अगर ये कनेक्ट हो गए, होस्ट से ये अटैच हो गए, तो ये उसे इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन के लिए मतलब डिसीज कॉज करने के लिए दे बेसिकली अटैचेस देमसेल्फ। ये शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। लॉन्गर जो होते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनानी है आगे चल के, इसलिए दे आर क्वाइट लेंदी, क्वाइट लॉन्ग। सो दीज आर व्हाट आर बेसिकली पाइलाई। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये रफली स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है ना, दिस इज फ्लैजिला। ये देखिए फ्लैजिला में जो बेसल पोर्शन है और जो शाफ्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, एंड फिलामेंट इज कमिंग आउट। थोड़ा सा सेल वॉल में भी शाफ्ट फिक्स्ड है। साइटोप्लाज्म लिक्विड कंटेंट है, मैट्रिक्स है। न्यूक्लियोइड जो है, दिस इज द रीजन वेयर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विल बी प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल जैसी हमारी होती है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, टफ है। एन एसिटाइल ग्लूकासामिन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो इस सेल वॉल को फॉर्म करता है। कैप्सूल इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इसे हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, है ना। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पाइलाई अगर कॉन्जुगेशन के लिए मदद कर रहे हैं तो फॉर कॉन्जुगेशन, और मे बी इफ इट इज फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट तो इट इज फॉर डिसीज कॉजिंग, राइट। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो किसी भी बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल एनवेलप में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। वो 3 लेयर्स क्या है बेटा? अगर कैप्सूल नहीं होगा तो ऊपर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है विच इज अ स्लाइमी लेयर, अंदर सेल वॉल होगा, और उसके अंदर जो हमारी लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होती है, जैसी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसी ही मेम्ब्रेन होगी। तो चलिए ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि और टफ होके स्लाइम लेयर है बेसिकली, और टफ होके कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। सो इट्स अ स्लाइम लेयर, थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। इट्स अ लूज थिन लेयर, तो स्लाइम लेयर होगी और थिक हो जाएगी, काफी टफ हो जाएगी, हार्श एनवायरनमेंट से बचाने के लिए टफ हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन किस पर्पस से वो अपने आप को किस पर्पस के लिए अपने आप को बनाई जा रही है, या बैक्टीरिया बना रहा है उस सेल वॉल को, ग्लाइकोकैलिक्स को, उसके हिसाब से उसे हम क्लासिफाई करते हैं आइदर इनटू स्लाइम लेयर और आइदर इनटू कैप्सूल। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है विच इज कॉल्ड एज म्यूरिन, है ना। म्यूरिन इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड बेटा। एन एसिटाइल ग्लूकासामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनका जो पॉलीमर होता है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, एंड इट इज वेरी टफ, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सेल वॉल के बेसिस पे जब हम स्टेनिंग करते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग सर हेंस ग्राम ने प्रपोज की थी, और उस स्टेनिंग मेथड में अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेता है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, नहीं लेता है तो वो ग्राम नेगेटिव है। सो देखिए दोनों के बीच के डिफरेंसेस हम देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? जैसे फॉर सपोज आपने सबसे पहली बार जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको स्टेन किया, तो उन्हें स्टेन करते हैं मिथिलिन ब्लू से, राइट। मिथिलिन ब्लू से आपने स्टेन किया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद आप डालते हैं उस पर अल्कोहल। अल्कोहल जब डालते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज अल्कोहल के साथ अपना डाई जो है वो रिलीज कर देते, छोड़ देते हैं। बीच में हम एक फिक्सेटिव भी डालते हैं, जैसे आपने मिथिलिन ब्लू डाला, फिर आप एक फिक्सेटिव डालते हैं। फिक्सेटिव क्या है बेटा? आयोडीन रहता है, ठीक है। मॉर्डेंट बोलते हैं, जैसे मॉडर्न डाई बोलते हैं। तो वो फिक्सेटिव या मॉर्डेंट डालने से क्या होता है? सेल वॉल की जो पकड़ है डाई पे वो मजबूत हो जाती है। फिर हम उसमें अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं तो वो निकलना शुरू हो जाती है, डाई जो है, स्टेन जो है वो वॉश होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर हम उसमें सैफ्रेनिन डालते हैं। सैफ्रेनिन पिंक कलर का स्टेन है, मिथिलिन ब्लू ब्लू कलर का स्टेन है, राइट। अगर अल्कोहल डालने के बाद सेल्स अपना कलर छोड़ देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे बेटा। ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो अब जब आप सैफ्रेनिन डालोगे, दे विल अब्सॉर्ब द सैफ्रेनिन एंड दे विल टर्न टू पिंक, ठीक है। लेकिन जो ब्लू कलर के हैं वो ब्लू ही दिखेंगे, क्योंकि पिंक कलर ब्लू कलर पे अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो कुछ सेल्स आफ्टर स्टेनिंग ब्लू दिखेंगे, कुछ पिंक दिखेंगे। जो ब्लू होते हैं ना बेटा, उनकी सेल वॉल बहुत टफ होती है, और उस सेल वॉल में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जो कि उस डाई को होल्ड करके रखता है। तो टफ मेम्ब्रेन होती है ना, तो हमारी बॉडी में जब जाते हैं ना तो अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को सेफ रख पाते हैं,
है ना, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसीलिए वो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं। जबकि जिनकी सेल वॉल थोड़ी पतली है वो बहुत आसानी से कलर को, स्टेन को लूज कर देते, छोड़ देते हैं। अल्कोहल से जैसे ही वॉश करोगे ना, उनका कलर छूट जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए, ये मेरे पास जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, अगर आपका बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जो कलर को रिटेन कर लेता है, और नेगेटिव मतलब जो कलर को रिटेन नहीं करता है। तो अगर बैक्टीरिया पर्पल कलर का है तो उसे हम ग्राम स्टेन बोलते हैं, और अगर पिंक कलर का है मतलब उसने अल्कोहल से वॉश करने पे अपना स्टेन छोड़ दिया है, तो वो पिंक कलर का हो गया, उसे मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलती हूँ। अगर सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है बेटा तो इट इज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल सिर्फ एक लेयर की होगी और नेगेटिव की डबल लेयर की होती है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इसमें और उसमें थिकनेस में वेरिएशन है। पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ ज़्यादा होगा और वहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन कम ज़्यादा होने से यही पेप्टिडोग्लाइकन स्टेन को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। सेल वॉल स्मूथ दिखेगी, वहां पे सेल वॉल थोड़ी सी वेवी होती है, सॉकेट्स या लोसाए दिखाई देंगे आपको, कैविटीज दिखाई देंगी। यहाँ पे म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट काफी ज्यादा है, 70 to 80% है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10 से 20% ही है। और यही डिफरेंस के कारण स्टेन जो है वो रिटेन रह पाता है। आई बात समझ में। और बेसल बॉडी बाकी चीजें नॉर्मल है, ये इतना पोर्शन जो था ना वो स्टेनिंग से रिलेटेड था, बाकी तो इज ओके बेटा। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट पैथोजेनिक। ठीक है, और इनमें से जो है वो मेजरली मतलब सॉरी फ्यू फ्यू ऑफ देम दे आर पैथोजेनिक फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड मेनी ऑफ देम दे आर पैथोजेनिक व्हेन दे आर ग्राम नेगेटिव। शायद कहीं पे अगर मैंने वाइस वर्सा बोल दिया हो तो प्लीज मेक इट प्रॉपर। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वेरी फ्यू ऑफ देम दे आर पैथोजेनिक व्हाइल दे आर मेनी ऑफ देम दे आर पैथोजेनिक। ऑल तो दोनों में ही नहीं है ना, दोनों ही पैथोजेनिक की कैटेगरी में तो नहीं है। इनका जो मीजोजोम है, मीजोजोम विच इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर रेप्लिकेशन, ये मीजोजोम जो है ये काफ़ी क्लियरली विजिबल होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, जबकि उनका मीजोजोम उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंस। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के डिफरेंस एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन सिर्फ आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है और इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे, अब तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो कंसाइज कर दिया जा चुका है, सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है, तो मोस्टली अब इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रहे इसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। चलिए अब सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियाज में सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है ना, यूनिट मेम्ब्रेन है, जैसी यूकेरियोटिक सेल्स की होती है जो हमने अभी बात की थी। साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक सब्सटेंस है। डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरीके की स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट नहीं होता। साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को हम साइक्लोसिस बोलते हैं या स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो स्ट्रीमिंग इज कंप्लीटली एब्सेंट इन देम और दे डू नॉट शो साइक्लोसिस। इनके अंदर कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ स्पेशल सेल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीजोसोम। दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स हैं और इन फोल्डिंग्स के कारण इन्हें हमने एक स्पेशल नाम दिया है, वी कॉल देम एज मीजोसोम। राइट, मीजोसोम का काम क्या है बच्चों, एक तो रिप्रोडक्शन है और एक रेस्पिरेशन है। दो चीजों में मीजोसोम्स आर वेरी हेल्पफुल इन द बैक्टीरियल सेल्स। राइट, तो मीजोसोम एक्सटेंशन है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये एक्सटेंशन भी दो तरीके के होते हैं, वी विल डिस्कस देम शॉर्टली। मीजोसोम्स अगर एक्सटेंड होते हैं तो तीन शेप्स बनाते हैं। एक होता है वेसाइकल जो ऐसा शेप है, दूसरा होता है टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स का शेप मतलब ऐसा शेप का बनाएंगे, ये टिब्यूल्स होते हैं। और इसके अलावा होता है लेमेला। तो लेमेला मतलब फ्लैटेंड ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। राइट, ये मीजोसोम्स किसी भी बैक्टीरियल सेल को सेल वॉल बनाने में भी मदद करेंगे। इसका तीसरा फंक्शन हो गया। तो तीन फंक्शन, वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसे मदद करेंगे बेटा, सिर्फ डीएनए की कॉपी को अटैच करने में मदद करते हैं।
राइट। डीएनए मीजोजोम से फिक्स होता है, अटैच होता है और फिर उसके बेसिस पे डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज हाउ डीएनए डुप्लीकेट्स। दूसरा, रेस्पिरेशन। इसके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज में या ब्रेक डाउन में ग्लूकोज को ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो हो गया रेस्पिरेशन। इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ, इट इज नॉट फिजिकल रेस्पिरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। और तीसरा लास्ट फंक्शन मेरे पास क्या हो गया? सेल वॉल का फॉर्मेशन। क्योंकि सेल वॉल के बनने के लिए जिन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को एक्यूमुलेट करके मीजोजोम जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। राइट। तो मीजोजोम किसी भी बैक्टीरियल सेल के लिए एक बहुत बड़ी एंटिटी, क्योंकि इसके पास ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इसके पास दूसरे सेल्स नहीं है, तो जो काम है, मेजर काम है, वो कौन परफॉर्म करेगा? मीजोजोम। राइट। तो ये मीजोजोम्स दो टाइप के हैं। एक पेरिफेरल मीजोजोम्स होते हैं बेटा, जो बाहर की तरफ डेवलप होते हैं, और एक अंदर की तरफ डेवलप होने वाले मीजोजोम है। तो जो अंदर की तरफ डेवलप होते हैं उसे हम सेंट्रल बोलते हैं, और पेरिफेरल से, पेरीफेरी वर्ड से आप समझ ही गए होंगे, जो बाहर की तरफ डेवलप होते हैं। तो मीजोजोम्स दो कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किए हैं, उनकी जगह के हिसाब से, उनकी पोजिशन के हिसाब से। जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होगा, ये आपकी सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नज़दीक जो है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल। इसका मेन पर्पस होगा रेस्पिरेशन करवाना और सेल वॉल का सिंथेसिस। राइट। लेकिन जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल मीजोजोम ना काफी अंदर की तरफ आएगा, ये आपकी सेल वॉल, और ये जो है ये सेंट्रल मीजोजोम। राइट। तो अंदर तक क्यों इसे पहुंचाया गया है पता है? अंदर तक इसलिए इसे पहुंचाया गया है ताकि जब मैं डीएनए को डिवाइड करूं, उस डीएनए को मैं इस पे होल्ड करवा दूं थोड़ी देर के लिए, है ना, ताकि उस डीएनए की कॉपी बन जाए। भाई ए माइटोसिस होना है, बात मानी, लेकिन ए माइटोसिस भी बिना डीएनए की कॉपी के नहीं होता, ध्यान रखना। माइटोसिस तो होता है डीएनए की कॉपी के साथ होता है, आपको पता है। मियोसिस भी आप जानते हो कि डीएनए की कॉपी होगी तभी होगा। ए माइटोसिस बिना डीएनए की कॉपी के कभी नहीं होगा। ठीक है। ए माइटोसिस को ए मतलब एब्सेंस, किसका एब्सेंस? स्पिंडल फाइबर्स का। ठीक है। डीएनए कॉपी का नहीं है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप बहुत कॉमन एरर्स करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनाने के लिए मैंने इसे सेंट्रल मीजोजोम से कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया। अब ये डीएनए डुप्लीकेट करेगा, और क्योंकि ये हिस्सा डीएनए डुप्लीकेशन में मदद कर रहा है, न्यूक्लियस की जगह ले रहा है, न्यूक्लियस के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए मैंने इसे नाम क्या दिया है? न्यूक्लियोइड। है ना। प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं? प्रोकैरियोट का मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस के प्लेस पे व्हाट दे हैव न्यूक्लियोइड। Right? So this is what is mesosome, central mesosome and peripheral mesosome.